सूर्या हांसदा मर गया पहले, गोली मारी गई बाद में। क्योंकि जब गोली मारी गई, जिस स्थान पर गोली मारी गई वहां पर खून के कोई बूंद नहीं थे। बड़ी मुश्किल से एक आध बूंद खून तो मरे हुए शरीर में भी निकल सकता है। सीबीआई से जांच कराई, नहीं कराएगी, यह दिखाई दे रहा है। 11 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी प्रखंड स्तर पर इसकी मांग को लेकर के धरना देगी और राजनीतिक दबाव बनाएगी। 23 ऐसी चीजें हैं जिस पर 0 टैक्स किया गया है, यानी इन चीजों पर अब कोई टैक्स लगेगा नहीं। तो खाद्यान्न है, डेली यूज की चीज है, सुबह शाम यूज करने का चीज है, बच्चों का दूध है, रोटी है, चावल है, यानी आम आदमी को जिंदगी जीने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत है जिससे वो एक सभ्य आदमी का जीवन जी सकता है, वैसे अनाज और ज़रूरत की चीज़ों पर टैक्स हटाया गया। कहना चाहूँगा, जिस दिन सीएसटी लगा उस दिन देश की अर्थव्यवस्था जो थी वो बड़ी मुश्किल से 11वें स्थान पर थी। वैसे तो 18वें स्थान पर थे, लेकिन जीएसटी लगने के बाद 2017 से 2023 समाप्त होते होते हम देश की अर्थव्यवस्था जो है, हम आर्थिक रूप से दुनिया के 4थे स्थान पर आए। इसमें एक बहुत बड़ा श्रेय एक देश एक कर व्यवस्था का योगदान है। जब हम 7 देशों से ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था पहुंची और हम 4थे स्थान पर पहुंचे हैं, और अब धीरे धीरे हम 3रे स्थान पर की ओर जाने की ओर अग्रसर हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी कर व्यवस्था जो जीएसटी था उसका लाभ मिला था, और व्यापार जो था इस देश में वो किसी प्रकार के बिना किसी संशय का, बिना किसी अंधकार में रहे, सबके नॉलेज में था कि कब कहाँ कैसा टैक्स लगने वाला है। और यह टैक्स व्यवस्था ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी, पूरे देश को आर्थिक रूप से एक सूत्र में बांधने का काम किया। राजनीतिक रूप से हमारे देश में एकात्मता लगाने की कोशिश तो सब कोई करते थे, भौगोलिक रूप से जो भी बंटवारा के बाद देश बचा उसको एकजुट करने की कोशिश में सब कोई थे, लेकिन सारे चीज़ों को संचालित करने के लिए जो देश के आम आदमी की जिंदगी का सवाल था वो अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ था। अर्थतंत्र भी पूरा देश का एक जैसा हो, चाहे वो तमिलनाडु का आदमी हो या जम्मू कश्मीर का, नागालैंड का हो या गुजरात का, सबको एक ही प्रकार की अर्थनीति से जीने का और रास्ता मिल जाए, ताकि पूरे देश में एक उद्योग का कहीं भी देश में रचना की जा सके और उसका संचालन कर सके। जब जीएसटी लगा था तब लोगों को लगा था कि साहब हर चीज़ में टैक्स लग रहा है, होटल में भी, पानी, खाना खाने में और सब चीज़ों में। लेकिन मैं एक बात आज कहना चाहता हूँ, देश हित में जीएसटी लगा और उसमें एक प्रकार का टैक्स करके राष्ट्र की आमदनी को बढ़ाया गया, और जो आमदनी बढ़ी उससे इस देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करते हुए आम लोगों की सुविधा को बढ़ाने का काम किया गया। किसानों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को बैंक से जोड़ करके और उनके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश हुई, जिसका नतीजा हुआ कि हम 18वें स्थान से 4थे स्थान पर पहुंचे थे आर्थिक प्रगति में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का कमाल है कि उन्होंने देश को अपना कोई व्यापारिक केंद्र नहीं माना है। देश की जनता को सेवा करना ही हमारा भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है राजनीति का। और इसलिए जैसे ही अर्थव्यवस्था हमारी ठीक हो गई, व्यापार का और उपभोक्ताओं का दिशा ठीक हो गया, तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की कि अब जीएसटी में जो आम आदमी की जरूरत है, गांव गरीब किसान की जो जरूरत है, विद्यार्थी की जरूरत है, वृद्ध लोगों की जो जरूरत है, बालक और बालिकाओं की जिन चीज की जरूरत है, विद्यार्थियों की जरूरत जिन चीजों की है, इन सारे चीजों पर टैक्स समाप्त करने का भी काम किया गया। आपको पता है कि 27 ऐसी चीजें हैं जिस पर 0 टैक्स किया गया, यानी
इन चीज़ों पर अब कोई टैक्स लगेगा नहीं। तो खाद्यान्न है, डेली यूज की चीज़ है, सुबह शाम यूज़ करने का चीज़ है, बच्चों का दूध है, रोटी है, चावल है, यानी आम आदमी को ज़िंदगी जीने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है जिससे वो एक सभ्य आदमी का जीवन जी सकता है, वैसे अनाज और ज़रूरत की चीज़ों पर टैक्स हटाया गया। बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती। इसी कालखंड में इस देश में कोरोना जैसा महामारी आया, उस पर जो सेवा हुई वो अलग बात है, लेकिन जो महामारी की दवाइयाँ हैं, खास करके कैंसर जैसी दवाओं का पर भी टैक्स मुक्त कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। अधिकांश जीवन रक्षक जो दवाइयाँ हैं उसमें से 32 प्रकार की दवाइयों को टैक्स फ्री किया गया। अधिकांश जो दवाइयाँ हैं उसमें 5% टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। तो किसानों की जितने भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मैक्सिमम चीज़ों पर वो 5% जीएसटी ला करके दिया गया है। इस देश की, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था का प्राण है या देश का जान है किसान, तो उसको भी जीएसटी के भारी भरकम कर से मुक्त करने का काम किया गया है। और मैं ये इसलिए कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक बार कांग्रेस के ज़माने में या दूसरे राज्यों में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एक बार टैक्स बढ़ता था तो फिर घटता नहीं था। लेकिन भाजपा की संवेदनशीलता और प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता का कमाल है कि जीएसटी लगाया गया, बड़े टैक्स भी लगाए गए, लेकिन जैसे ही देश की अर्थव्यवस्था ठीक हुई है, उसको आम आदमी तक उपलब्ध कराने की सारी चीज़ें ठीक हो गई है। देश की जनता कोई उम्मीद नहीं कर रही थी कि जीएसटी खत्म होने वाला है, जीएसटी इतना कमजोर होने वाला है, इतना कम होने वाला, किसी ने मांग भी नहीं किया था। किसी राजनीतिक पार्टी ने या किसी उपभोक्ता संघ ने ये कहीं डिमांड नहीं किया कि जीएसटी को घटाइए, जीएसटी को से उपभोक्ता को बचाइए। स्वतः प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को आंतरिक अर्थव्यवस्था की मंथन करके, चिंतन करके और उसकी समीक्षा करके उन्होंने इस बात की घोषणा की कि अब समय आ गया है कि जीएसटी में जो बड़े टैक्स थे उसको घटाए जाएंगे, जो जीवन रक्षक और आम आदमी के दैनंदिन जीवन की जरूरत है उससे टैक्स मुक्त किया जाएगा। कुछ चीज़ों पर, अधिकांश चीज़ों पर 5% टैक्स और मैक्सिमम चीज़ों पर 28 से 18%। ये अर्थात यानी कोई भी टैक्स 18% से अधिक नहीं है। सिर्फ वैसे चीज़ों पर जिनकी सेवन करना न तो नैतिकता है न स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, ऐसे मादक और हानिकारक चीज़ें जिन्हों समाज के नज़रों में बड़ा घृणा की भावना से देखा जाता है, लेकिन कुछ लोग उसके बाद भी यूज़ करते हैं। तो हम उस पर रोक तो नहीं लगाए, लेकिन हाँ, वो एक ऐसी चीज़ थी जिस पर टैक्स बढ़ाया गया ताकि वैसे मादक और वैसे तंबाकू और वैसे असामाजिक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ों का लोग यूज न करें। उससे एक यह भी संदेश गया कि यह समाज के लिए, शरीर के लिए, सभी के लिए यह हानिकारक है और राज्य नहीं चाहती है, देश नहीं चाहता है इन चीज़ों का उपभोक्ता उपयोग करे। तो एक बड़ा आर्थिक सुधार जीएसटी में परिवर्तन करके आम आदमी के साथ बिना किसी डिमांड का सरकार ने जैसे टैक्स लगाने का काम, जीएसटी लगाने का काम किया था, वैसे ही सरकार अपनी ओर से प्रधानमंत्री ने जीएसटी पर भारी छूट देने का काम किया है। यह एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक काम है। देश भी आर्थिक रूप से एक सूत्र में बंध गया जो राजनीतिक और भौगोलिक संरचना को बल प्रदान करेगा। हमने ये तय किया है कि हम वोकल फॉर लोकल बीजेपी व्यवहारिक जीवन में आएगा और 2 अक्टूबर को उसका विशेष अभियान चलाएंगे, जब खादी भंडार से या देशी कपड़ों का खरीदारी करेंगे, देसी वस्तुओं का खरीदारी करेंगे। एक लोगों के अंदर इस प्रकार की एक राष्ट्रीय भावना आनी चाहिए कि जो मेरे देश के उत्पादित चीज़ है उसको ही हम उपयोग करें। मेरे देश की जो उत्पादित, लोकल जो उत्पादित वस्तु है वही हम किसी को भेंट करें, शादी में, विवाह में, बर्थडे में। मेरा एक आग्रह है और बीजेपी इस अभियान को चलाएगी कि किसी प्रकार का तोहफा, विदेशी तोहफा मत दीजिए।
जब दीजिए देसी तोहफा दीजिए, जब भी किसी को भेंट कीजिए देसी प्रोडक्ट को कीजिए, ताकि देश के जो कारीगर हैं और देश की जो, क्योंकि हमारा सपना है कि एक बार फिर से हिंदुस्तान वो दिन देखे जब अंगूठी में मलमल का थान पार होता था। हम उस व्यवस्था को लाना चाहते हैं। ये सब चिंतन के साथ हमारे कुछ कार्यक्रम जो अभी आने वाले हैं वो आपके हमने बीच रखा है। इस क्रम में एक बड़ा कार्यक्रम सांसदों के द्वारा होगा, गिरिडीह में भी और कोडरमा में भी, खेल कूद अभियान। उसकी विशेष चर्चा हमारे दोनों सांसद करेंगे, आप सबके बीच आकर के अध्यक्ष जी उसका चिंता करेंगे। और पूरे जिले के नौजवानों को, पूरे क्षेत्र के नौजवानों को खेल कूद के माध्यम से जोड़ने का काम, एक दूसरे से सामंजस्य बैठाने का काम बड़े पैमाने पर हो। यह कार्यक्रम 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा, अटल जी के जन्मदिन तक। दीनदयाल जी के जन्मदिन से लेकर के अटल जी के जन्मदिन तक ये खेल कूद का बड़ा अभियान देश में चलने वाला है। झारखंड में इसको हम विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ ऐसे अभियान हैं जिसकी चर्चा मैंने आपसे की है। और अंत में एक तीसरा विषय आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, विषय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कि बड़ी उम्मीद से आदिवासियों का भावना को शोषित करने का काम जेएमएम ने किया था पिछले विधानसभा चुनाव में। और उन्होंने ये कहा था कि हम आदिवासियों की सरकार बनाएंगे, अल्पसंख्यकों की सरकार बनाएंगे। तो ठीक है, आदिवासियों के भावनाओं को शोषित करके और अल्पसंख्यकों को भड़का करके सरकार बनाने में बहुत हद तक कामयाब जरूर हो गए हैं, लेकिन ये उम्मीद आदिवासियों को नहीं थी कि कांग्रेस और जेएमएम के राज में आदिवासियों की हत्या हो। हम लोगों ने उग्रवादियों को भी समर्पण करने का मौका दिया है, लेकिन एक बड़ी घटना घटी, सूर्या हांसदा इनकाउंटर केस, जिसमें सच्चाई यह है भारतीय जनता पार्टी की एक जिम्मेदार लोगों की टीम अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में हमने भेजा था प्रदेश की ओर से। तो सारी रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है, अखबारों में आया भी है कि सूर्या हांसदा मर गया पहले, गोली मारी गई बाद में। क्योंकि जब गोली मारी गई, जिस स्थान पर गोली मारी गई वहां पर खून के कोई बूंद नहीं थे। बड़ी मुश्किल से एक आध बूंद खून तो मरे हुए शरीर में भी निकल सकता है। और वो बीमार था, पूरे शरीर को जलाया हुआ था, या तो इलेक्ट्रिक शॉक से है या तो और किसी तरह से पूरे शरीर उसका बदन जला हुआ था। सच्चाई यही है, बीमार सूर्या हांसदा जो सरकार की नज़र में हो सकता है कि वो उसके ऊपर कई केसेस हों, अपराधी हो, लेकिन अधिकांश अब केसों में वो फ्री हो चुका था। 24 में से 14 केस में वो रिहा हो चुका था, 10 केस में उसको बेल मिल चुका था, 4 केस में वो बेल प्रोसेस में था। और उसके एक केस में उसको पकड़ करके पुलिस लाती है बीमार अवस्था में, और वो मर जाता है। उसके बाद उसको गोली मारी जाती है। हम सीबीआई से जांच करने की मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार से, उनको याद है वो दिन जब इसी हेमंत सोरेन की सरकार में तो ये घटनाएं आदिवासियों के विरुद्ध जेएमएम और कांग्रेस की सरकार में झारखंड में होती रही है। वास्तव में कई पार्टियों से 4 बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ चुका था सूर्या हांसदा, और उसका जिस प्रकार निर्मम हत्या हुई है, यदि थोड़ी भी हया है, थोड़ा भी नैतिकता का यदि थोड़ा भी शर्म है, तो मुख्यमंत्री जी को और वर्तमान सरकार को सीबीआई जांच का अपनी ओर से भी सिफारिश करनी चाहिए। क्योंकि सूर्या का परिवार, संथाल परगना का आदिवासी, पूरे प्रदेश का आम व्यक्ति ये मान के चल रहा है कि राज्य सरकार की पुलिस उसको न्याय नहीं दे सकती है, क्योंकि उसने ही गलत तरीके से उसकी हत्या की है। तो राज्य पुलिस का भी चेहरा बचे, बदनामी नहीं हो, भविष्य में राज्य पुलिस के प्रति आम जनता का विश्वास टूट न जाए,
राज्य सरकार का नैतिक दबाव है, राजनीतिक उसका नैतिक दायित्व है कि सीबीआई से जांच कराए। नहीं कराएगी, यह दिखाई दे रहा है 11 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी प्रखंड स्तर पर इसकी मांग को लेकर के धरना देगी और राजनीतिक दबाव बनाएगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।